हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग रियल नंबर का वन शॉट करेंगे। मतलब एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आसान तरीका से आप इसको समझ सकें, तो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी आपके लिए है। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। फिर प्रूविंग इरेशनलिटी पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रियल नंबर। रियल नंबर। बच्चों, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में क्या क्या आता है? देखो, रेशनल नंबर में आता है पहला नेचुरल नंबर। इसके बाद आपको होल नंबर। इसके बाद आपको आता है इंटीजर्स। और फिर इसमें आता है फ्रैक्शन। बच्चों, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। और इंटीजर्स आप जानते हो, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। और जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर जो होता है ये क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो इंटीजर्स है, इसमें आपको होता है डॉट डॉट, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से। अब फ्रैक्शन तो आप जानते हैं, 1/2 3/4 5/6, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। तो बच्चों, जितने भी नेचुरल नंबर है सब रेशनल नंबर है, जितने भी होल नंबर है सब रेशनल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स है सब रेशनल नंबर है, जितने भी फ्रैक्शन है सब आपको रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आप जानते हैं, नंबर को जब हम p/q के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, p/q के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ p और q क्या है? p और q कोई इंटीजर्स है, साथ साथ q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर, that number which can be expressed in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, that is rational numbers. All these numbers are rational numbers, because if we take 4, then we can write 4/1. 3 is also rational number because we can write 3/1. And these numbers are also rational number. 0 is also rational number because we can write 0/1. And the same is -3 -2 -4 -8 -7 8, all are rational numbers, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। तो बच्चों, ये सब रेशनल नंबर्स हो गया। फिर इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग को भी पढ़ना है। तो ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, और इसको तो आप जानते हैं, इसके बारे में आप पूरी तरह से परिचित हैं। तो विशेष हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, ये 3 नंबर आपको यहाँ पे जानना है, ठीक है। प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से पहले आपको ये जानना है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर जैसे 4 है तो 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो जिस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है वो इसका फैक्टर है। जैसे 1 से 4 डिवाइड हुआ तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है। मतलब फैक्टर का मतलब क्या हो? जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इस तरह से देखो 6 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो 1 2 3 6 इसका क्या हो गया? 6 का फैक्टर हो गया। इसी तरह से 12 है तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से, 6 से, 12 से। तो 1 2 3 4 6 12 ये सब क्या हो गया? 12 का फैक्टर्स हो गया, क्योंकि इस सब नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये होता है आपका फैक्टर्स। इसके साथ एक और चीज होता है, ये होता है आपका मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब वो जैसे 4 है तो 4 कौन कौन नंबर को डिवाइड करता है? इसका उल्टा। 4 डिवाइड करेगा 4 को, 4 डिवाइड करेगा 8 को, 4 डिवाइड करेगा 12 को, 4 डिवाइड करेगा 16 को, 24 को। बच्चों ये सब क्या हो गया? 20 को। ये सब 4 का मल्टीपल्स हो गया। मल्टीपल्स का मतलब 4 कौन कौन नंबर को डिवाइड करता है। तो जो जो नंबर को 4 डिवाइड करेगा वो उसका मल्टीपल्स कहलाएगा। ठीक है, 4 4 का मल्टीपल्स है, 8 4 का मल्टीपल्स है, 12 4 का मल्टीपल्स है, 16 4 का मल्टीपल्स है, 24 का मल्टीपल्स है, 24 4 का मल्टीपल्स है। इसी तरह से और हम बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स आपको मिलेगा। लेकिन फैक्टर में फाइनाइट होता है। मल्टीपल्स आपका इनफाइनाइट होता है लेकिन फैक्टर्स आपका फाइनाइट होता है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर जो होता है जैसे कि मान लो कि ये आपको 2 है। 2 कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से। 3 कौन नंबर से डिवाइड होगा? 1 से, 3 से। 5 कौन नंबर से डिवाइड होगा? 1 से, 5 से। 7 कौन नंबर से डिवाइड होगा? 1 से, 7 से। फिर 11 किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 से, 11 से। देखो ये सब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होता है, तो वैसे फैक्टर्स को हम लोग प्राइम फैक्टर्स, ये सॉरी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। मतलब फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। तो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 2 3 5 7 11 ये सब क्या है? आपका प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। ठीक है, तो दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जो नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अब बच्चों आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर जैसे कि मान लो ये 4 है, 4 का कितना फैक्टर होगा? 1 2 4। 6 है, 1 2 3 6। इसके बाद मान लो 9 है, 9 का 1 3 9 हो जाएगा। 12 है, 12 का 1 2 3 4 6 12 हो गया। 8 है, 8 का 1 2 4 8। अब यहाँ पर देखो ये ऐसे नंबर्स हैं जिसका एक से अधिक फैक्टर्स है कि नहीं? 4 6 9 12 8 इस तरह से और भी नंबर्स है जिसमें एक से अधिक फैक्टर्स है। ये तो 1 से डिवाइड हो रहा है, स्वयं से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावे 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 6 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावे 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर्स जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 factors, the number which has more than 2 factors are is called composite number। तो बच्चों इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं
तो ये प्राइम नंबर हो गया जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स है, और जब 2 से अधिक फैक्टर्स हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है और प्राइम नंबर्स होता है। एक नंबर होता है, एक और जो है ये भी आपको जरूरत पड़ेगा, को प्राइम। तो बच्चों को प्राइम क्या होता है? को प्राइम होता है जब दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, उसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। जैसे 9 और 16, देखो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 होगा, तो 9 और 16 क्या हो गया, को प्राइम हो गया। उसी तरह से 4 और 5 ये भी को प्राइम है। उस तरह से 16 और 23 ये भी को प्राइम है। तो बहुत सारे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 है, मतलब जिसका कॉमन फैक्टर जो होता है ना 1 होता है। तो बच्चों उस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम। तो बेटा ये तो हो गया, कुछ डेफिनेशन हो गया। अब देखो, अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मान लो कि आपको निकालना है 20 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालने का मतलब है कि इसको हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यही सब नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर 11 से। इस तरह से ट्राई करेंगे, लेकिन आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है। और किसी भी दूसरे नंबर, कंपोजिट नंबर से आपको डिवाइड नहीं करना है। तो पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 5, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 1। बच्चों 20 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 के पावर 2 गुने 5। ये आपका 20 का प्राइम फैक्टर हो गया। इस तरह से मान लो कि आपको निकालना है 140 का, तो पहले 2 से डिवाइड करो 72, फिर 2 से डिवाइड करो 36, फिर 2 से डिवाइड करो 18, फिर 2 से डिवाइड करो 9। अब ये 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 से 1 आ गया। तो 144 का प्राइम फैक्टर्स हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 4, और इंटू 3। बच्चों ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टर ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, फैक्टर मल्टीपल्स हम समझ चुके हैं। अब आपको देखना है एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स फिर कॉमन फिर हाईएस्ट, इधर से हम चलते हैं। पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद में उसमें जो हाईएस्ट है, ठीक है, वो आपका जैसे 4 हो गया और 12 हो गया, तो 4 का फैक्टर हो गया 1 2 4, 12 का हो गया 1 2 3 4 6 12। अब बच्चों ये तो फैक्टर निकल गया, अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 2 2, ठीक है, 4 4, ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। ये कॉमन हो गया, 4 4 कॉमन हो गया, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसमें हाईएस्ट क्या है, 4 है,
तो यही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर कितना आ गया 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे 8 है, 8 का और मान लो कि आपको निकालना 20 का, तो 8 का 1 2 4 8, 20 का 1 2 4 5 10 20, ये पहले फैक्टर निकाल लिया हम। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 है, 4 4 है, इसके बाद यही है। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपका हो गया 4। तो HCF कितना आ गया, 4 आ गया। तो बच्चों ये है HCF। अब जो है LCM, अब LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स मतलब मल्टीपल्स कॉमन लिस्ट। पहले मल्टीपल्स निकालेंगे, उसका कॉमन निकालेंगे और उसमें जो सबसे कम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे मान लो आपको 8 और 12, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका मल्टीपल्स कितना हो जाएगा, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 25 40 डॉट डॉट 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 डॉट डॉट। ठीक है, ये मल्टीपल्स हो गया। अब कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 24 24, ठीक है। और 8 4 8 6 48, तो ये 48 हो गया। इसी तरह से और भी होगा। अब इसमें कह रहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लिस्ट मतलब ये छोटा वाला, ठीक है। यही आपका एलसीएम हो जाएगा 24। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स का ये मतलब हो गया। तो बच्चों आप समझ गए यहाँ पे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लो कि आपको नंबर दिया हुआ 6 एंड 20, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 6 और 20 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। से 2 3 3 1, तो 6 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3। इसके बाद 20 का निकालो, तो 2 10 2 5 5 1। तो बच्चों 20 का हो गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको लिख देते हैं 2 के पावर 2 गुने 5। तो ये आपका प्राइम फैक्टर निकल गया। अब प्राइम फैक्टर, अब आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना, आपको जो कॉमन फैक्टर्स है, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन फैक्टर आपका 2 है। तो इस कॉमन फैक्टर को ही आपको यहाँ पे लिखना है। एचसीएफ में आपको कॉमन फैक्टर को ही लिखना है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर है, क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना है ना। तो ये 6 का प्राइम फैक्टर इतना हो गया, 20 का प्राइम फैक्टर ये हो गया। अब इसमें जो फैक्टर है 2 2 कॉमन फैक्टर, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें इसका पावर देखा जाता है, जो पावर कम है, सबसे कम है, उसी पावर को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो 2 का पावर 2 है, इसका 2 का पावर 1 है, तो हम 2 के पावर 1 लिखेंगे, इसका पावर हम 1 देंगे, यानी ये हो गया आपका 2। ये आपका बेटा एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब देखो एलसीएम, एलसीएम में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो फैक्टर दिया हुआ है सबको लिखना है।
देखो 2 और 3 है, 2 और 5 है, तो 2 फैक्टर 2 है तो 2 लिख दो, 3 है 3 लिख दो, और 5 है 5 लिख दो। दोनों मिला करके कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है, तो देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ तो 2 है ही, फिर 5 है। तो जो जो फैक्टर्स है सबसे पहले उस फैक्टर को आपको लिख देना है, ठीक है। तो 2 3 5। अब क्या करना है, 2 का जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर उसको लिखेंगे। देखो यहाँ पावर 2 है तो बच्चों 2 लिख दो। 3 का हाईएस्ट पावर कितना, 1 है, इसमें तो 3 है ही नहीं, इसका पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 का पावर 1 लिख देंगे। तो हो गया 2 दूनी 4, 5 3 15, 15 चौके 60। तो बच्चों ये हो गया। अब देखो एचसीएफ एलसीएम का मतलब क्या हो गया, एचसीएफ का मतलब है कि 2 ऐसा नंबर है, ठीक है, जिससे 6 और 20 दोनों डिवाइड हो जाता है। एचसीएफ का मतलब है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 20 को भी डिवाइड कर रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एचसीएफ का मतलब है कि एचसीएफ वैसा नंबर होता है, छोटी से छोटी नंबर होता है, जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब एलसीएम का मतलब है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 20 से भी डिवाइड हो जाता है। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको 6 भी डिवाइड कर देता है और 20 भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो गया एचसीएफ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ इस तरह से निकाला जाता है। ये एग्जाम में भी आता है आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6, 22 और 120, इसका बताना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका एचसीएफ एलसीएम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर निकालो, तो 2 3 3 1, 6 का फैक्टर हो गया आपको 2 इंटू 3। 72 का निकालो, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, ठीक है। तो देखो बच्चों 72 का फैक्टर्स क्या हो गया, 1 2 3, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 के पावर 3, और 3 3 3 के स्क्वायर हो गया। अब 120 का निकालो, तो 2 हो गया, 60 हो गया, 2 हो गया, 30 हो गया, 2 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 1 आ गया। तो 120 का 22 का 120 का फैक्टर हो गया आपको 2 के पावर 1 2 3 3, और 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। बच्चों ये आपका प्राइम फैक्टर निकल गया। अब हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखना जो तीनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है आपको, देखो 2 है 2 है 2 है, ठीक है, 2 2 कॉमन है, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर को यहाँ पे लिखना 2, ठीक है। 3 है 3 है 3, 3 भी कॉमन है, 3 3 3, तो आपको यहाँ पर 3 भी लिखना है। इसके बाद और कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ में हम लोगों ने क्या देखा, जो लिस्ट पावर है, ठीक है, जो सबसे कम पावर है उसी को लिखना है। 2 का सबसे छोटा पावर क्या है इसमें, 2 का सबसे छोटा पावर देखो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटा पावर 1 है, तो इसका पावर 1 हो गया। 3 का सबसे छोटा पावर, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटा पावर आपका 1 हो गया, यानी ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 6। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ कितना आ गया 6। अब देखो एलसीएम, एलसीएम में हम क्या बताए थे, जो जो फैक्टर है सबको लिख दो, 2 3 2 3, इसमें 2 3 5, 2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, जो जो फैक्टर उसमें है सबको लिख देना। अब पावर लिखना, पावर में हाईएस्ट पावर लिखा जाता है, 2 का पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, हाईएस्ट पावर आपका 3 है, यहाँ लिख दो 3। 3 में देखो 3 का पावर
यहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर आपका 2 है, 5 का पावर 1 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 गुने 5, हाँ 9 9 9 8 पच्चे 40, 40 गुने 9, 9 चौ 36, 360। तो बट ये जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम, ये इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है, तो अगर सवाल में आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसी तरह से आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा एचसीएफ एलसीएम में एक रिलेशन होता है सिर्फ दो नंबर्स के लिए। ठीक है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, ये है। इट वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है। दो नंबर है ए और बी, ठीक है, इसका प्रोडक्ट और इसके एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। दो नंबर के लिए अगर हम उसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करो एचसीएफ एलसीएम को, तो वही आंसर आएगा जो आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ठीक है, तो दिस रिलेशन वैलिड्स ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इस रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखो करा है कि एसीएफ 306 6666657 इसका वैल्यू दिया हुआ 9, आपको एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ 9, तो कह रहा है इस ये दोनों नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना। ऐसे लिखने का मतलब है कि ये दोनों नंबर का एचसीएफ आपको 9 है, तो ये दोनों नंबर का एलसीएम आपको फाइंड करना। तो हम वही रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी होता है। एचसीएफ कितना दिया हुआ 9, एलसीएम आपको फाइंड करना। नंबर आपका है 306 गुने 657। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टा 9। अब देखो 9 से कटेगा, 9 से ये कट जाएगा। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड करो तो ये 9 से आपको कट जाएगा, 9 तिया 27, यहाँ 3 6 9 चौ 36, मतलब 34 से ये आपका कट गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 657 और 34, सच्चो 28, हाथ में 2, पंचों के 20, 20 2 22, 22 छो को 24, 24 25 26, सत्या 21, 21 2 हो गया, 5 15 16 17, चौथी 18 1 19, बच्चों गया 8 3 7 6 13 9 2 11 1 12 और 1 1 2 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये आपका एलसीएम आ गया। जो कह रहा है एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इस कंपोजिट नंबर। बच्चों इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर इसका 2 से अधिक फैक्टर्स आ जाता है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि सबको गुना करेंगे, इतना से गुना करेंगे, फिर इससे इसको जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उसका फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो उतना आपको नहीं करना है, आपको बस इतना क्या करना है, इसमें देखो कॉमन क्या है, तो 13 कॉमन है, 13 लिख दो। यहाँ हो जाएगा 7 इंटू
11 प्लस यहाँ से 13 निकल गया, 1 आ गया। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 13, 11 सत्ते 77, 77 और 1 78। देखो इसमें दो से अधिक फैक्टर आ गया। ये कोई भी नंबर होगा तो ये नंबर तो 1 से डिवाइड होगा ही, और वो नंबर खुद से भी डिवाइड होगा। ठीक है, साथ साथ यहाँ देखो 13 गुने 78, ये भी इसका दो फैक्टर आ गया, अलग से आ गया, है ना। बात समझ में आ रही है। इस नंबर को अगर हम इतना से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो कोई तो नंबर आपको आएगा, तो वो नंबर खुद उस नंबर से डिवाइड होगा, साथ साथ वो 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे देखो इतना आ गया 13 गुने 78, मतलब 13 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा और 78 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसका दो से अधिक फैक्टर्स आ गया, तो दो से अधिक फैक्टर्स आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर हो गया। बात समझ में आ गई। अगर हम इसको गुना करेंगे फिर 13 जोड़ेंगे तो बच्चों कोई तो नंबर आएगा। ठीक है, वो नंबर खुद से डिवाइड होगा, साथ साथ वो 1 से भी डिवाइड होगा। तो दो फैक्टर तो 1 और स्वयं हो गया। उसके साथ साथ यहाँ देखो 13 गुने इतना है, मतलब 13 से भी वो नंबर डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। ऐसा भी बहुत सवाल आता है, तो अगर इस तरह से आएगा तो आपको फिर एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, फिर एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, देखो क्या करना है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। करा ये चेक करना है कि n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो इसके नेचुरल नंबर के लिए इसका जो एंड होगा वो 0 से होगा, है ना, 0 से होगा या फिर नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। जैसे कि मान लो हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो 6 की पावर 1, 6 आ गए, n के पावर 2 लेंगे तो 36, इसका एंड कितना हुआ 6। फिर हम 6 की पावर 3 लेंगे तो 6 इंटू 6 इसको गुना करेंगे तो 6 छक 36 और 6 ती 18 3 21, 216 आ गया। अब इसका एंड में 6 है, तो बताना है कि इसके अंत में जो आएगा एन कोई भी नंबर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी नंबर, तो कौन सा नंबर के लिए, ठीक है, कोई भी एन का कोई भी वैल्यू लेंगे तो वहां पे देखना है कि ये एन के किसी नंबर के लिए इसका एंड जो है 0 होता है कि नहीं होता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो बच्चों इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टर निकालो, तो 2 इंटू 3 के पावर n। ठीक है, अब इसमें प्राइम फैक्टर आपका 2 और 3 आ गया, 2 के पावर n और 3 के पावर n आ गया। अब देखो कोई भी नंबर का एंड अगर 0 से होगा तो उसमें प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना जरूरी है। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके अंत में 0 है तो इसका प्राइम फैक्टर में ना आएगा। देखो 20 है तो 2 इंटू 5, देखो 2 5 आ रहा है, 2 5 आ रहा है। कोई भी नंबर जिसके अंत में आपको 0 है, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पचे 60, इसमें भी देखो 2 और 5 आ रहा है। तो जो नंबर 0 से एंड करेगा उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आना मस्ट है, तभी वो 0 से एंड करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ फैक्टर 2 एंड 3 है। ठीक है, तो हमको लिखना है यहाँ पे here here 6 to the power n has only
प्राइम फैक्टर 2 एंड 3, ठीक है। 2 end with 0, it must have factors both 2 and 5, ठीक है बच्चों। तो इसमें इस तरह से ये आना जरूरी है। तो बेटा ये आपका हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। हेंस 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ, यहाँ पे लिख देंगे, कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ऐसा सॉल्यूशन ऐसा एग्जाम में आता है, आपको 4 के पावर n दे देगा, 6 के पावर n दे देगा, 15 के पावर n दे देगा, आपको चेक करना है उसमें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो इसके पहले आपको बताना चाहिए था, आई एम सॉरी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में यूनिक रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं या किया जाता है। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में यूनिक रूप से एक्सप्रेस किया जाता है, और उसमें जो फैक्टर का ऑर्डर है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स, ठीक है बच्चों, ये इसका स्टेटमेंट है। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर से मतलब नहीं है, उसको हम लोग यूनिक रूप से किसी भी कंपोजिट नंबर को यूनिक रूप से प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे देखो, अगर हम 10 का फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 5 आएगा। उसके बाद मान लो कि हम 12 का निकालते हैं, तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है बेटा, ये यूनिक होता है। 10 का जो प्राइम फैक्टर्स है ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब 2 और 5 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका ऑर्डर हम बदल सकते हैं, ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है। इसको 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, उसी तरह से इसको हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर वही रहेगा, ठीक है। ऑर्डर बदल जाए उससे महत्व वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन फैक्टर्स आपका वही रहेगा, फैक्टर्स आपको नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स होता है वो यूनिक होता है ना, वो फैक्टर्स आपका यूनिक होता है। जैसे मान लो 72 है, 72 का प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं, 36 टू 18 टू 9 3 3। तो 72 का कितना फैक्टर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये बेटा यूनिक रहेगा। 2 3 के अलावे 2 2 2 3 इंटू 3, इसके अलावा आप कोई भी इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता है ना। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स।
irrational numbers which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, रेशनल नंबर का अपोजिट है. रेशनल नंबर को हम लोग p by q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वी कैनॉट एक्सप्रेस रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q. इसको हम लोग p by q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और ये नंबर जो होता है, ये नंबर आपको होता है, देखो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग. ठीक है, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग. और रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो होता है रिपीटिंग होता है. ठीक है, और टर्मिनेटिंग भी होता है. रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है. तो बच्चों कोई भी नंबर्स, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है. इस तरह के नंबर को, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, अनंत तक चला जाएगा. ठीक है, इसको हम लोग कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना. जैसे लेकिन अगर ये नंबर रहेगा 1/2 3 2 3 2 3 2 3 तो ये आपको रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 3 रिपीट हो रहा है. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर जो है, इसको हम लोग जैसे रूट के अंदर 3, ये आपका इरेशनल नंबर है. रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 4. बच्चों ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है, अब तो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 24, 6 का स्क्वायर करेंगे 36. तो बच्चों ये सब परफेक्ट स्क्वायर है. किसी भी नंबर को अगर हम दूसरे नंबर के स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है. जैसे 4 को 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 9 को 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 16 को 4 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 25 को 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, शायद 36 को 6 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं. तो जब हम इस तरह से स्क्वायर के रूप में किसी नंबर को लिख सकते हैं तो बच्चों वो जो है परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है. तो परफेक्ट स्क्वायर, जब रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आपको वो तो आपको वो तो आपको वो रेशनल नंबर हो जाता है. जैसे √4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2. ठीक है बच्चों, अब देखो स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 होता है पावर, इसको लिखते हैं 2 के पावर 2, कट गया, यहाँ पे हो गया 2. उस तरह से 9 है, तो 9 का 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है. उस तरह से मान लो 100 है, तो 100 को हम लोग लिखेंगे 10 का स्क्वायर, तो बच्चों ये आपका 10 आ जाएगा. तो ये सब रेशनल है. रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो वो हो जाता है रेशनल. परफेक्ट स्क्वायर के अलावे कोई भी नंबर अगर रूट में आता है तो वो आपको हो जाएगा इरेशनल. परफेक्ट स्क्वायर के अलावे कोई भी नंबर अगर रूट में आता है तो आपको हो जाएगा इरेशनल. ठीक है, लेकिन क्यूब रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं. जैसे 3 है, यहाँ 4 है, परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट है. ठीक है, तो ये जो है इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है. तो ये हो गया रेशनल इरेशनल. अब आपको प्रूव करने के लिए आता है. ठीक है, प्रूव करने के लिए आता है. क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल.
इस तरह का सवाल √2 √3 √5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हमसे हमेशा सवाल आता है आपको। ठीक है, इस तरह का सवाल हमेशा आता है। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। आपको यहाँ पे लिखना है लेट अस एज्यूम टू द contrary, to the contrary √5 is rational, √5 is rational। यहाँ पे मान लेते हैं टू द contrary मतलब विपरीत, उल्टा। √5 क्या इरेशनल, लेकिन इसको इसका उल्टा हम लोग मान लेते हैं कि √5 जो है रेशनल है। ठीक है, देन जब रेशनल है तो इसको हम लोग लिखेंगे √5 इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q are co-prime, where P and Q are co-prime, P और Q एक co-prime मतलब उसका ACF 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना आपको, देखो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा P², यहाँ हो जाएगा Q²। अब इसको लिखेंगे P² बराबर 5Q²। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर का फैक्टर हो गया 5 और Q², P² फैक्टर हो गया 5 गुने Q²। इसका मतलब है कि 5 से P² डिवाइड हो जाएगा, है ना। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, P² को हम लोग लिखेंगे 5 गुने Q², इट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ P²। इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड करेगा P² का, ये एक सिंबल है, इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स P²। ठीक है, अब 5 P² को डिवाइड करेगा तो 5P को भी डिवाइड करेगा। कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर अगर P² को डिवाइड करता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उसके उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स P², 5 डिवाइड्स P। अब यहाँ पे मान लो लेट P बराबर 5K for some integer K। जब P 5P को डिवाइड करेगा तो P को हम लोग 5 इंटू K लिख सकते हैं इसके फैक्टर के रूप में, जहाँ K कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अब बच्चों P जो है P बराबर 5K²। अब क्या करना है, ये P का वैल्यू इसमें पुट कर देना, P का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 5K का स्क्वायर हो जाएगा, 5K का होल स्क्वायर बराबर 5Q²। ठीक है, 25K² हो जाएगा, 25K² इक्वल टू 5Q²। यहाँ आपको हो जाएगा 5K² बराबर Q²। अब फिर यहाँ देखो, अब Q² का फैक्टर हो गया 5 इंटू K², तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5Q² को डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स Q², 5Q² को डिवाइड करेगा तो 5Q को भी डिवाइड करेगा। अब बेटा यहाँ पे जो कंट्राडिक्शन आ गया, कंट्राडिक्शन क्या आ गया कि हमने यहाँ पे माना था कि P और Q जो है को प्राइम है, मतलब उसका ACF 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर उसमें कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कि 5P को डिवाइड करता है, यानी 5P का एक फैक्टर है, यहाँ कर 5Q को डिवाइड करता है, यानी 5 भी Q का एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5P और Q का एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 5 जो है this 5 is a factor of P and Q।
5 जो है P और Q का एक फैक्टर है, विच so there rises contradiction तो एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो जाता है ना। सो देयर राइजेस कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है बच्चों, इसलिए आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जो मान्यता था वो रॉन्ग है। हेंस √5 इज इरेशनल। तो इतना आपको करना है, ठीक है। इस तरह से आपको अगर √2 आ जाए, √11 आ जाए, √5 आ जाए, √3 आ जाए, आपको यही स्टेप अपनाना है। एक दो सवाल को जब आप बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इस तरह का सवाल आता है कि आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 ये इरेशनल है। ठीक है, 3 + 2√5 इज इरेशनल। बच्चों इसको प्रूव करना है, तो इसमें भी हम वही स्टेप लगाएंगे, लिखेंगे वही चीज। लेटस एज्यूम टू द contrary, to the contrary 3 + 2√5 is 3 + 2√5 is रेशनल। इसको हम रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। देन जब ये रेशनल है तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 = P/Q। ठीक है, जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स है। वेयर P and Q are integers, P and Q are इंटीजर्स। अब बच्चों इसमें क्या करना आपको कि जो रूट है उसको एक तरफ करना, बाकी नंबर को आपको दूसरे तरफ कर देना, यानी रूट और इंटीजर्स दोनों को सेपरेट कर देना। ठीक है, बस इसमें यही काम करना और कुछ नहीं। 2√5 इसको लिखेंगे 3 को इधर ले आओ, P/Q - 3, तो P-3Q/Q हो जाएगा। Q से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, Q1 का एलसीएम Q हो गया, फिर Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, P-3Q/Q हो गया। अब बच्चों यहाँ हो जाएगा √5 = P-3Q, और 2 को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपको Q। अब देखो ये क्या है, रेशनल है, क्योंकि P भी इंटीजर Q भी इंटीजर, ठीक है, तो ये पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। तो ये रेशनल है तो ये भी आपका रेशनल हो जाएगा, तो √5 इज रेशनल। क्योंकि रेशनल रेशनल इक्वल होगा, इरेशनल और रेशनल तो इक्वल हो नहीं सकता है ना। तो जब ये रेशनल है तो ये भी आपका रेशनल हो जाएगा, √5 इज रेशनल। तो जब √5 रेशनल हो गया, हम जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है, बट देयर इज this contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है, √5 इज रेशनल। अब √5 क्या इरेशनल है, तो इसको ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो आवर assumption is wrong।
तो जम्पशन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक है, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। बच्चों इसमें ये इस तरह से आपको लिखना है, कोई भी आएगा, ठीक है, कोई भी सवाल इस तरह से आएगा तो आपको बस इतना बनाना है। ठीक है, तो एक और सवाल इसमें देखो, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, करा लेट एक्स वाई बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। एक्स वाई क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। और यहाँ आपको दिया हुआ p बराबर x² वाई क्यूब, q बराबर xy⁴, r बराबर x5 y²। ठीक है बच्चों, इसमें दिया हुआ कि एक्स वाई क्या है, प्राइम नंबर्स है, p बराबर इतना, q बराबर इतना, r बराबर, तो कह रहा है कि p q r का आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो प्राइम फैक्टर आपको दिया हुआ है, p कोई नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर इतना है, q कोई नंबर जिसका प्राइम फैक्टर इतना है, r कोई नंबर जिसका प्राइम फैक्टर आपका इतना है। तो आसान है, एलसीएम एचसीएफ निकालना। एलसीएम में क्या करते हैं, जो जो फैक्टर है सबको लिख देना। इसमें फैक्टर एक्स वाई है आपका, एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट पावर, एक्स का हाईएस्ट पावर देखो, एक्स का हाईएस्ट पावर 5 है, यहाँ लिख दो 5। वाई का हाईएस्ट पावर 4 है, 4 लिख दो, हो गया आंसर। एक्स की पावर 5, वाई की पावर 4, इतना। अब एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन इसमें एक्स भी कॉमन है, ठीक है, वाई भी कॉमन है। अब इसमें लिस्ट पावर, तो लिस्ट पावर आपका कितना है, 1, एक्स का पावर 1। वाई का लिस्ट पावर आपका कितना है, 2, तो यहाँ 2, तो एक्स वाई की पावर 2, ये हो गया। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आपका निकल गया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग रियल नंबर का जितना भी कॉन्सेप्ट था, पूरा चैप्टर का हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो हमने छोड़ दिया है। ठीक है, सभी पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एक चीज आप फैक्टर ट्री, सॉरी, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये 40 है, 40 का फैक्टर, हाँ 40 का फैक्टर, इसको ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे इस तरह से लिखना। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आपको यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, सेम चीज है, बस इसको इस तरह से लिखना, इसी को हम लोग फैक्टर ट्री बोलते हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आपको यहाँ पे 10 आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपको यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है, 40 है, यानी इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, जैसे हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, 20, 10, 5, 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसी को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, तो इसी को बोला जाता है फैक्टर ट्री। ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर आपका समाप्त हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका PYQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में सवाल रियल नंबर से आया हुआ है, उन्हीं सब सवालों को, जो रिपीटेड सवाल है, उस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए वो काफ़ी उपयोगी साबित हो, आप एग्ज़ाम में कंफर्टेबल होकर एग्ज़ाम दें और अच्छे से अच्छे नंबर आपको लाने में सहायता करे।